बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा टैबलेट्स हमारे पास सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म है, जो कि कंप्रेशन या मोल्डिंग के प्रोसेस से बनाई जाती है। टैबलेट्स इसमें हमारे पास डिफरेंट डाइलुएंट्स, एक्सीपिएंट्स, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स जो है वो ऐड करके एक टैबलेट जो है वो बनाई जाती है। एडवांटेजेस क्या, ये आसान है लेना, और दूसरा ये है कि वो जो वो ड्रग जिसकी बेटर टेस्ट हो, टेस्ट मास्क करने के लिए हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं, और जो एग्जैक्ट डोज अगर पेशेंट ले सकता है तो वो टैबलेट फॉर्म में ले सकता है। इजी है पेशेंट के लिए कि वो टैबलेट ले। टैबलेट्स में कॉम्पेक्शन का वर्ड यूज किया। कॉम्पेक्शन है क्या है? इट इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच पाउडर्स आर सब्जेक्टेड टू सेम लेवल ऑफ मैकेनिकल फोर्स। दीज forces are particularly important in manufacture of tablets, granules, and filling of hard gelatin capsules, and in powder handling. Simply, we can say compaction is the compression and consolidation of two phases. तो compaction क्या है? compaction हमारे पास ये टैबलेट, एक कम्पैक्ट जो टैबलेट बनती है तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक कंप्रेशन का और दूसरा कंसोलिडेशन का। कंप्रेशन क्या है, कंसोलिडेशन क्या है? कंप्रेशन वही जिस फोर्स से जो फोर्स लगती है पाउडर को कंप्रेस करके एक टैबलेट बनाती है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन में हमारे पास फिर आगे जो जो हमारे पास टैबलेट की शेप आती है ना, उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं। वो कैसे आती है तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉलिड एयर इंटरफेस, सॉलिड के ऊपर वो जो किसी पाउडर के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर के साथ उसका कांटेक्ट में आते हैं ना। तो एयर और सॉलिड के पाउडर के दरमियान जो जो लेयर है, या जो अ, जहाँ से एयर और सॉलिड का क्या होता है, आपस में कनेक्शन होता है, तो उसको सॉलिड एयर इंटरफेस बोलते हैं। अब atoms are ions located at the surface of a solid particle are exposed to different inter and intramolecular bonding forces than those within the particle. They may envisage or unsatisfied attractive forces extending out small distance. जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, जो एयर के साथ इंटरफेस बनाते हैं, उनका इंटरेक्शन, उनका एयर के साथ जो है वो कुछ और होता है। जो मिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो बॉटम में होते हैं किसी पाउडर के, वो सरफेस के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। तो इन दोनों पार्टिकल्स का अब जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंट है तो इसका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। दिस कंडीशन इस टर्म में सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ सॉलिड। जो ऊपर वाले पार्टिकल जो कि एयर के साथ इंटरफेस बनाते हैं, जो एयर के साथ इंटरफेस बनाते हैं, उस एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। सॉलिड का उस कंडीशन को सरफेस एनर्जी बोलते हैं, विच प्ले अ मेजर रोल इन इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अब इसको सरफेस एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही पार्टिकल जो अपर वाले हैं, ये एड्सॉर्प्शन काज करते हैं, कोहेशन, एडहेशन, रेट ऑफ सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। Due to this surface free energy, due to these unsatisfied forces, the particles that approach each other closely enough are attracted and tend to stick to वन another. The attraction between like particles is called cohesion. तो इन्हीं सरफेस फ्री एनर्जी की वजह से जो अपर वाले मालिक्यूल्स है, वो उनमें सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको कोहेशन बोलते हैं। इफ दे अप्रोच अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, अगर वो सरफेस वाले जो सरफेस एनर्जी की वजह से सरफेस वाले पार्टिकल्स या एयर के साथ या फिर वाटर के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम लोग एडहेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस हैव इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन सेवरल ऑपरेशंस। अब इस सरफेस एनर्जी का, जिसकी वजह से ये जो पाउडर पार्टिकल है, ये डिफरेंट बॉन्ड्स बनाता है, या तो आपस में या फिर दूसरे मालिक्यूल्स के साथ। तो ये हमारे पास अब अफेक्ट करता है डिफरेंट फैक्टर्स जो है, उनको हमारे पास अफेक्ट करता है। लाइक फ्लो फ्रॉम हॉपर्स आर फीडर्स, उसको अफेक्ट करता है। पाउडर फ्लो को अफेक्ट करता है। रिलेटिव मोशन इन मिक्सर्स को अफेक्ट करता है। कंप्रेशन टू प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स। अब ये चीज़ क्या होती है, अफेक्ट होती है, किस वजह से? सरफेस फ्री एनर्जी की वजह से। द रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मूवमेंट ऑफ पाउडर्स विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय। पाउडर की मूवमेंट जो है में जो रेजिस्टेंस आती है, वो और किस चीज़ से अफेक्ट होता है? डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से भी वो अफेक्ट होता है। प्रेजेंस ऑफ एड्सॉर्ब मॉइस्चर लेयर ऑन द पार्टिकल्स। प्रेजेंस ऑफ एड्सॉर्ब मॉइस्चर लेयर ऑन द पार्टिकल। तो पाउडर में जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से भी आ सकती है, वो एड्सॉर्ब मॉइस्चर की वजह से भी आ सकती है। और ये चीज़ जो है फिर वो अफेक्ट करती है फ्लो को, रिलेटिव मोशन इन मिक्सर्स, कंप्रेशन को ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ग्रेनुलेशन। अब हमारे पास एक चीज़ है एंगल ऑफ रिपोज। इससे हम लोग फाइंड करते हैं क्या चीज़, पाउडर के फ्लो को। किसी पाउडर का फ्लो फाइंड करना तो हम लोग एंगल ऑफ रिपोज से फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज़ अ मैक्सिमम एंगल डेट कैन बी ऑब्टेन बिटवीन फ्री स्टैंडिंग सरफेस ऑफ अ पाउडर हीप एंड हॉरिजेंटल प्लेन।
ये क्या है, ये एंगल है जो जो कि हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो पाउडर की सरफेस जो ऊपर की तरफ उठती है वो, और उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एंगल लेंगे। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2h/d। तो h क्या है, हाइट है, d क्या है, डायमीटर है। कौन सी हाइट है, h ये वाली हाइट है पाउडर की। जब हम लोग पाउडर को एक प्लेन सरफेस पे डालते डालते हमारे पास एक कोन शेप आ जाता है, फिर इस कोन शेप की हम लोग हाइट भी फाइंड करते हैं और मिड से और इसका डायमीटर भी फाइंड करते हैं। या तो मिड से इसका रेडियस फाइंड किया या तो फुल डायमीटर फाइंड किया। तो इससे हमारे पास जो है वो क्या इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये वाला थीटा फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फॉर थीटा इज रियली लेस देन 20, values up to 40 indicates reasonable flow, value above 50 flow of the powder is very difficult। अगर वैल्यू जो है वो फ्लो थीटा एंगल ऑफ रिपोज अगर जो है 20 डिग्री से कम है अप टू 40 डिग्री तक, इंडिकेट कि मतलब ये पाउडर जो है ये फ्लो कर सकता है। अगर जो थीटा की वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा हुई तो मतलब ये है कि फ्लो ऑफ पाउडर जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। पाउडर सही से फ्लो नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों ने ग्लाइडेंट सेट करने हैं ताकि फ्लो जो है हमारे पास जो है वो प्रॉपर हो। तो हमारे पास ये डिफरेंट मेथड है। एक तो हम लोग किसी इंक्लाइन प्लेन पे पाउडर डाला और इस तरह से हमारे पास एक हीप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसका हाइट और थीटा फाइंड करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे तो एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा। दूसरा, रोलिंग सिलेंडर में पाउडर डाला और उसको रोल किया और देन हम लोगों ने इसके ऊपर क्या रखा, वाइट पेपर रख के इसके ऊपर जो है एंगल बनाया और इस एंगल को हम लोगों ने फिर मेजर किया डी रख के। तो हमारे पास जो थीटा आएगा ज्योमेट्री से कंपास से, तो हमारे पास जो थीटा आएगा उसको हम लोग जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ इसका थीटा इतना है तो इसकी फ्लो इतनी होगी। Flow rate, it is a good parameter to determine the resistance to movement of particles, especially for granular powders with less cohesiveness. It is denoted by Q. One can use compressibility index to induce flow. The equation is I is equal to 1 minus V by V naught into 100. V is equal to volume occupied by sample being subjected to tapping, V naught volume of sample being before tapping. Values of I below 15 give rise to good flow characteristics. Values above 25 degree centigrade, 25%, वैल्यूज अबव 25% इंडिकेट पुअर फ्लोएबिलिटी। तो हम लोग अब यहाँ पे फ्लो को अगर मेजर करना है तो दिस इक्वेशन हम लोगों ने मेजर करना है तो हमें फ्लो का भी पता लग जाएगा कि पाउडर फ्लो कर सकता है क्या नहीं। अगर वैल्यू जो है 25% से ज़्यादा है तो इसकी पुअर फ्लोएबिलिटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या ऐड करेंगे, ग्लाइडेंट्स, ताकि फ्लो को इन्हांस कर सके। अब मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर टैबलेट्स में कंप्रेशन में ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है तो हम लोग मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्क पाउडर इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द मास because it is difficult to find the volume because of the fact that there are three types of air spaces or voids: open intraparticulate voids, closed intraparticulate voids और interparticulate voids। तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम को मेजर करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये डिफरेंट स्पेसेस, एयर स्पेसेस की वजह से होता है। मे भी वो पार्टिकल के और पार्टिकल्स के जो हमारे पास में भी ये जो पार्टिकल्स है ना वो उनमें उनकी शेप ऐसी हो, ऐसी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग ये स्पेस जो है ये किस वजह से, ये वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम जो है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, हालांकि एयर स्पेस है। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्लोज इंट्रा पार्टिकुलेट वाइड्स में पार्टिकल्स में ये क्लोज होता है, बिल्कुल पार्टिकल्स क्लोज होता है, लेकिन इसके अंदर इस तरह का हमें इसके अंदर हमें जो है वो स्पेसेस नजर आएंगी। इस पार्टिकल के अंदर इस तरह के एयर स्पेसेस होंगे। अब इसको भी तो हम लोग वो नहीं कर सकते टैपिंग से ना, टैपिंग की वजह से अब ये एयर पार्टिकल स्पेस रिमूव नहीं हो सकता, ये भी है। तो ये वॉल्यूम को कैसे देखें इफेक्ट कर रहा है। इंटर पार्टिकुलेट वॉइड्स, अब
दो पार्टिकल्स के दरमियान किस तरह से एक स्पेस बनता है। दो पार्टिकल्स जो आपस में वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि जिन में दरमियान में जो है वो एयर स्पेस, जैसे यहाँ पे आप देखें एयर स्पेस रह गई, तो इस एयर स्पेस की वजह से वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, लेकिन मास तो कम है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। लाइक ये देख रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, दो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस, ये ओपन स्पेसेस और ये क्लोज किसी पार्टिकल के अंदर का जो है स्पेस है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो रहा है। देयरफॉर एटलीस्ट थ्री पाउडर वॉल्यूम्स आर पॉसिबल। हमारे पास तीन तरह के वॉल्यूम है जो कि पॉसिबल है। ट्रू वॉल्यूम है, ग्रेन्युलर वॉल्यूम है, बल्क वॉल्यूम। ट्रू वॉल्यूम, इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एक्सक्लूडिंग ऑल स्पेसेस ग्रेटर देन द वॉल्यूम मॉलिक्यूलर डायमेंशन। ये वो वॉल्यूम है जब हम लोग सारी स्पेसेस को रिमूव कर देंगे किसी भी तरीके से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा पाउडर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये ट्रू वॉल्यूम है। ग्रेन्युलर वॉल्यूम, पार्टिकल वॉल्यूम, द cumulative वॉल्यूम occupied by the particles including all inter the cumulative volume occupied by the particles including all intraparticulate volume of voids। ग्रेन्युलर वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जब पाउडर ग्रेन्यूल्स में या पाउडर के अंदर जो है वो वाइड स्पेसेस हो। बल्क वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम occupied by the entire powder mass under particulate packing conditions। बल्क वॉल्यूम या टोटल जो पाउडर का वॉल्यूम है उसको बोला जाता है। जब हम लोगों ने जब जैसे ही हम लोग पाउडर को किसी उससे डालेंगे ना, किसी चीज़ से डालेंगे, तो और वो पाउडर जब डालेंगे तो उसको अभी हम लोगों ने कंप्रेस कुछ भी नहीं किया, तो हमारे पास जो वॉल्यूम किसी पाउडर का होगा ना उसको बल्क वॉल्यूम बोलते हैं। जो ट्रू वॉल्यूम है आफ्टर टैपिंग या फिर डेंसिफिकेशन जो वॉल्यूम आएगा उसको ट्रू वॉल्यूम बोलते हैं। When studying phenomena resulting in a change in volume, it may be convenient to consider the volume of the sample and the specific experimental condition relative to the true volume. This relative volume is given by, we can find relative volume by this equation. The relative volume decreases and tend towards unity as all the air is eliminated from the mass. For instance, in case of tableting, the voids present in some cases is more significant than the solid components. For instance, fine capillary network of voids or pores has enhanced rate of liquid uptake by tablets, which in turn increase the rate of their disintegration. Therefore, second dimensions quantity, the ratio of the total volume of voids to the bulk volume is often selected to monitor the progress of compression. The ratio is referred to as porosity of the material. Therefore, porosity, अच्छा अभी हमारे पास जो है वो यहाँ इस स्लाइड में हमें जो है दो चीज़ें बताई गई हैं। एक बल्क वॉल्यूम, अब बल्क वॉल्यूम है, रिलेटिव वॉल्यूम हम लोग यहाँ से फाइंड करना है। हम कहते हैं ना कि हमें ट्रू वॉल्यूम चाहिए, लेकिन ट्रू वॉल्यूम में एयर स्पेसेस नहीं होंगी। लेकिन हमें एयर स्पेसेस कहाँ पे नीड होती है, जब टैबलेट में को हम लोग चाहते हैं कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो, जब वो जेटी में जाए तो फ्लूइड में वो जाकर डिसइंटीग्रेट हो, तो कब डिसइंटीग्रेट होगा, तब ही ना जब इस टैबलेट में कुछ ना कुछ पोर्स होंगे और उस पोर्स में वाटर जाएगा तो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी। तो पोरोसिटी भी हमें टैबलेट्स की जो है वो चाहिए। तो हम लोग इस वजह से ट्रू जो किसी टैबलेट की ट्रू डेंसिटी हमें नहीं चाहिए, ट्रू वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रू वॉल्यूम में कोई स्पेस नहीं होती, हमें स्पेस चाहिए फॉर डिसइंटीग्रेशन। प्रैक्टिकली वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड्स। हीलियम पिक्नोमीटर, द वॉल्यूम ऑफ पाउडर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। डेंसिटी क्या, द रेशियो ऑफ मास ऑफ द वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। थ्री डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ पाउडर, हमारे पास पाउडर की तीन डिफरेंट डेंसिटीज हैं, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और ग्रेन्युलर डेंसिटी। Relative density during compression process, PR increases to maximum of unity when all the air have been eliminated। तो relative density जो है कहता है ये तब इंक्रीज होगी जब हम तब जो है ये यूनिटी से भी ज़्यादा होगी, वन से ज़्यादा होगी, जब हम लोग सारी की सारी एयर को वाइट स्पेसेस को एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास हाजनर रेशो है, कॉज इंडेक्स है, ये हम लोग किस लिए फाइंड करते हैं, ये कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, कोई पाउडर है वो उसमें कितनी कंप्रेशन हो सकती है, पाउडर कंप्रेसिबल है कि नहीं। तो हाजनर रेशो इज अ नंबर दैट इज कोरिलेटेड टू द फ्लोबिलिटी ऑफ पाउडर और ग्रेन्युलर मटेरियल। द हाजनर रेशो इज कैलकुलेटेड बाय द HRPT by PB, where PB is the freely settled bulk density of the powder and P-tab is the tape bulk density of powder। कार्स इंडेक्स, इसकी ये इक्वेशन है हमारे पास, कार्स इंडेक्स एंड हाजन रेशियो रिलेटेड विद द फार्मूला। तो इस हाजन रेशियो कार्स इंडेक्स से हम लोग जो है वो किसी पाउडर की फ्लोबिलिटी और किसी पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करते हैं, कोई पाउडर जो है वो कितना कंप्रेसिबल है। तो फ्लोबिलिटी एक्सपेक्टेड एक्सीलेंट फ्लो हाजनर रेशियो कार्स इंडेक्स के लिए हमारे पास ये है,
एक्सीलेंट, वेरी वेरी फ्री फ्लो। जब हॉजनर रेशियो हमारे पास इतनी होगी तो हम कहेंगे ये एक्सीलेंट फ्लो है। जब हमारे पास हॉजनर रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1.60 होगी या फिर 38 होगी तो हम लोग कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली पाउडर जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। Compression, it means the reduction of bulk volume of the material. Compression क्या है? It means the reduction of bulk volume of the material as a result of displacement of the gaseous phase. Acetyl salicylic acid and avisal undergo elastic deformation. Compression क्या है? Compression किसी चीज़ पे जब फोर्स लगती है तो उसमें से सारी वाइट स्पेसेस, एयर स्पेसेस रिमूव हो जाती है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उस चीज़ का वो कम हो जाता है, जिसे हम लोग डेंसिफिकेशन बोलते हैं। डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। इन सम पाउडर्स एन इलास्टिक लिमिट और yield point is reached and load above this result in deformation not immediately reversible. Volume reduction is a result of plastic deformation. This mechanism predominates in materials in which the shear strength is less than the tensile or breaking strength. When shear strength is greater than the particles fracture and the smaller particles fill the adjacent air gap, this is common to hard brittle material sucrose and is known as brittle fracture. Irrespective of the behavior of large particles, the small particles may deform elastically. This is known as micro squashing. तो हमारे पास कंप्रेशन में ना डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है कंप्रेशन में, कि हमारे पास क्या होता है कंप्रेशन में डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो क्या होता है ब्रिटल फ्रैक्चर। चौथा जो स्टेप है माइक्रो स्क्वेशिंग। तो पहला जो स्टेप है इसमें क्या होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जब हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाए। जैसे ही हम लोगों ने पाउडर पे फोर्स लगाया तो वो थोड़ा सा वापस अगेन जो है वो उसकी जो फोर्स लगाई हटाई जब फोर्स, तो आप वापस जो वो पाउडर है वो उसका साइज वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। फिर हमारे पास है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये कि जब हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाए और वो उसकी शेप वापस जो है वो रिकवरेबल ना हो, रिवर्सिबल ना हो, तो इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है ब्रिटल फ्रैक्चर। जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है, तो उसको ब्रिटल फ्रैक्चर बोलते हैं। अक्सर ये सक्रोज पे जितनी फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाती है, तो हार्ड चीज़ों में ऐसे होता है। और फिर हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये में डिफॉर्म इलास्टिकली, इसको बोलते हैं माइक्रो स्क्वेशिंग। जो स्मॉल पार्टिकल्स है ये क्या हो जाते हैं, ये लार्ज पार्टिकल्स के दरमियान आके फिट हो जाते हैं और इस तरह से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इनिशियली जैसे हम लोगों ने इस पाउडर को डाई में डाला, फिर क्या किया, थोड़ी सी इसकी रीपैकिंग की, इसके ऊपर से क्या लगाई, फोर्स लगाई। फोर्स के बाद इसमें क्या हुई, डिफॉर्मेशन हुई। अगर पाउडर जो है वो इलास्टिक नेचर का है तो अगेन देखें पाउडर का वॉल्यूम बढ़ गया। अगर प्लास्टिक नेचर का है तो ये देखें, हम देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो अगेन जो है वो इंक्रीज नहीं होता। The packing of bulk powders and filling of hard gelatin capsules mostly involve bulk volume reduction by repacking with minimal deformation, while in tableting or compaction or extruding, which involves high compression force, repacking, elastic deformation, plastic deformation, and brittle fracture may all take place. Some plastic deformation are time dependent. This means that the rate at which the load is applied and removed may be critical factor. Rapid loading and unloading will result in brittle fracture, resulting in structurally failed tablets with high machine speeds. If dwell time under compression is prolonged, then plastic deformation may continue, leading more consolidation. Consolidation क्या, when surfaces of two particles approach each other closely enough at a separation of less than 15 nanometer, their free surface energy result in strong attractive force is a process known as cold welding. होता है जब हम लोग क्या करते हैं, पाउडर में हम लोगों ने मॉइस्चर, पाउडर जो है ना उसमें 1% मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो जो 1% मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या करता है, जब हम लोग पाउडर पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से वहाँ पे जो पाउडर है वो क्या करता है, एज अ वेटिंग एजेंट काम करता है। दिस सरफेस फ्री एनर्जी रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज, प्रोसेस नोन एज कोल्ड वेल्डिंग, जिसको हम लोग कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। किस वजह से, ये पार्टिकल्स को जब हम लोग करीब लेके आते हैं तो जब उनमें 50 नैनोमीटर से गैप कम हो जाता है तो यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। और दूसरा, द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स formed in similar
to those of molecular structure. Most particles encountered during practice are irregular in shape, so that there are may points of contact in a bed of powder. Under compression force, there is generation of frictional heat. If this heat is not dissipated, local rise in temperature may cause melting of the contact area, which would relieve the stress after the melt solidify to give rise to fusion bonding, resulting in increased mechanical strength of the material. अच्छा, जब हम लोग एक तो ये कि जब फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल्स 50 नैनोमीटर से भी ज़्यादा अगर उनमें 50 नैनोमीटर से भी अगर कम गैप हो ना उनमें तो उनमें आपस में ही सरफेस फ्री एनर्जी की वजह से बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे जब हीट हम लोग अब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो उस हीट की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग होती है, वहाँ पे वाटर की मेल्टिंग होती है, वो वाटर जो है एज अ वेटिंग एजेंट काम करता है, जिसकी वजह से जब वो क्या हो जाए, कूल हो जाए, तो वो मेल्टिंग क्या हो जाती है, वो जो वाटर की वजह से मेल्टिंग हुई थी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूजन बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी। इन बोथ कोल्ड एंड फ्यूजन वेल्डिंग the process is influenced by several factors: the chemical nature of the material, the extent of available surface, the presence of surface contaminants, and the intersurface distance. Crystallinity of the material is important. The material with cubic crystals are easy to be tabulated as compared to rhombohedral crystal. तो जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसको उसकी कंप्रेशन इजी एज कंपेयर टू रोम्बोहेड्रिक क्रिस्टल। हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस है कंप्रेशन के। सिंगल एंडेड कंप्रेशन है, तो ये हम देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पाउडर डाला तो ये डाई में पाउडर डाला, ऊपर से ये पंच आई और पंच इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स तो सबसे पहले क्या हुआ, पाउडर रीअरेंज हुए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कंप्रेशन में, पाउडर रीअरेंज हुए, देन मजीद फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जो इसकी जो कंप्रेशन की वजह से इसकी जो फोर्स शेप में चेंज आई, वो वापस ये वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ है, तो जब ये फोर्स हटेगा भी तो भी इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से एक्सीड कर गई है फोर्स। ग्रेनुलेशन, पेंडुलर, फ्यूनिकुलर, कैपिलरी, ड्रॉपलेट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ग्रेनुलेशन है। स्प्रेइंग, मॉइस्चरिंग, सॉलिडिफाइंग, फिनिश, एग्लोमेरेट, बाइंडिंग, ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ब्रिज, सॉलिड ब्रिज, स्नोबॉल। तो ये हमें बताया जाता है कि किस तरह से वाटर की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बॉन्ड बना के एक स्नोबॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेबलेट क्या है, मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम एंड एक्सीपिएंट्स यूजुअली इन पाउडर फॉर्म, प्रेस्ड और कॉम्पैक्टेड इनटू अ सॉलिड। द एक्सीपिएंट्स इंक्लूड बाइंडर्स होते हैं, इसमें ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं। टैबलेट क्या करता है, जब हम लोग इसको ऑरली लेते हैं जाकर डाइजेस्टिव ट्रैक में ये ब्रेक हो जाता है, और स्वीटनेस और फ्लेवर्स भी हम लोग इसको ये इसमें ऐड करते हैं ताकि इसका जो बैड इफेक्ट टेस्ट है उसको मास्क किया जाए। इसके ऊपर हम लोग ना कोटिंग भी करते हैं, एंड पिगमेंट्स टू मेक अनकोटेड टैबलेट्स विजुअली अट्रैक्टिव अट्रैक्शन के लिए। कोटिंग में भी अप्लाई टू हाइड द टेस्ट ऑफ द टैबलेट कंपोनेंट्स। कोटिंग अट्रैक्शन के लिए भी, कोटिंग हम लोग जो है वो टेस्ट को भी छुपाने के लिए भी हम लोग इसको कोट करते हैं टैबलेट को, टू मेक द टैबलेट स्मूदर एंड इजियर टू swallow and to make it more resistant to the environment, extending its shelf life. The compressed tablet is the most popular dosage form in use today. The compressed tablet is the most popular dosage form आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है हमारे पास compressed tablets यूज़ हो रही है, क्योंकि एक तो कास्ट का भी है, इस पे कॉस्ट कम आता है, दूसरा ये कि इजी है और रैपिड प्रोसेस है। अबाउट 2/3 ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर डिस्पेंस एज सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड हाफ ऑफ दीज आर कंप्रेस्ड टैबलेट्स। हमारे पास तीन में दो हिस्से हमारे पास जो डिस्पेंसिंग होती है प्रिस्क्रिप्शन में वो सॉलिड डोजेज फॉर्म की होती है, टैबलेट फॉर्म में होती है। और टैबलेट्स में भी हमारी जो कौन सी टैबलेट्स यूज़ होती है, ज़्यादातर हमारे पास कंप्रेस टैबलेट्स ही यूज़ होती हैं। टैबलेट कैन बी फॉर्मुलेटेड टू डिलीवर एन एक्यूरेट डोजेज टू अ स्पेसिफिक साइट। इट इज़ यूजली टेकन अर्ली एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली, रेक्टली, इंट्रावेजाइनली भी इसको ले सकते हैं। Medicinal tablets were originally made in the shape of a disc of whatever color their components determine, but are now made in many shapes and colors to help users to distinguish between different medicines. हमारे पास पहले ये था जिस तरह से उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट था उसी कलर में हम लोग टैबलेट को डिज़ाइन फार्मूलेट करते, लेकिन आजकल ये कि हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन और कलर्स और शेप इसलिए बनाते हैं ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, पेशेंट के लिए ईजी हो। टैबलेट्स आर ऑफन स्टैम्प्ड विद सिंबल्स, लेटर्स एंड नंबर विच एनेबल देम टू बी आइडेंटिफाई। किस लिए इसके ऊपर नंबर सिंबल्स होते हैं ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। साइज ऑफ टैबलेट्स टू बी swallow रेंज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू अबाउट सेंटीमीटर, मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक इसका साइज होना चाहिए।
कुछ टैबलेट्स कैप्सूल्स की शेप में होते हैं एंड आर कॉल्ड कैपलेट्स। उनको क्या बोला जाता है? जो कैप्सूल्स की शेप में टैबलेट्स हमारे पास जो है आती है उनको कैपलेट्स बोला जाता है। एडवांटेजेस क्या है? ये यूनिडोजेज फॉर्म है और ओरल डोजेज फॉर्म इजी है इसको लेना, कॉस्ट भी कम है और लाइटेस्ट है और हर बंदा खुद ले सकता है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी जो है वो आसान है, चीप है, इतना कॉस्ट भी इस पे नहीं आता। बेटर suited for large scale production, they have the best mechanical chemical microbial। दूसरा ये स्टेबल डोजेज फॉर्म है ना, इसमें मैकेनिकल केमिकल और माइक्रोबियल बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन इतनी नहीं होती। डिसएडवांटेजेस क्या है? सम ड्रग्स रेजिस्ट compression, कुछ ड्रग्स में compression नहीं होती। ड्रग्स विद पुअर वेटिंग एजेंट, स्लो डिसोल्यूशन, इंटरमीडिएट टू लार्ज डोजेज आर डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट। ऐसी ड्रग्स को फॉर्मुलेट करना मुश्किल है जिनकी डिसोल्यूशन कम है, वेटिंग नहीं हो सकती या फिर लार्ज डोज जिनकी रिक्वायर है। टैबलेट्स कैन नॉट बी यूज एडिक्वेटली इन केस ऑफ इमरजेंसी केस में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अनसूटेबल है एडमिनिस्ट्रेशन, सम ड्रग्स जो है वो हम लोग ओरली नहीं ले सकते। और दूसरा ये कि इसका बेटर टेस्ट होता है और तो उसको मास्क करने के लिए हम लोग उसको इसके ऊपर कोट करते हैं। टैबलेट्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैबलेट डोजेज फॉर्म इज टू डिलीवर ओरली द करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग इन द proper form at or over the proper time and in the desired location, and to have its physical and chemical integrity protected to daytime. A tablet should be elegant होनी चाहिए, having its own identity, being free from defects such as chips and cracks, discoloration, contamination, ये defects इसमें नहीं होने चाहिए। Should have the strength to withstand the rigorous। टैबलेट जो है वो मैंने कहा शॉक्स को जो है वो विस्टैंड कर सके। शुड हैव फिजिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। On the other hand, the tablet must be able to release the drug in the body। और जब हम लोग उसको ले तो जाके बॉडी में डिजोल्व हो, एब्जॉर्ब हो सके। मस्ट हैव सुटेबल केमिकल स्टेबिलिटी ओवर टाइम, केमिकल उसका स्टेबल हो। वी हैव टू सेट अप पैरामीटर फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड केमिकल एट्रीब्यूट। वी मस्ट हैव द बैलेंस बिटवीन टू सेट्स, अदरवाइज वी विल बी आइदर वेरी गुड फिजिकल टैबलेट्स बट नो ड्रग रिलीज, टैबलेट विद गुड ड्रग रिलीज बट पुअर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने ड्रग की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से देखना है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं टैबलेट, अब हमारे पास बनती कैसे? तो टैबलेट जो है द टैबलेट प्रोसेसिंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल इंग्रेडिएंट्स बी ड्राई पाउडर एंड ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेन साइज एज मच एज। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई हो, पाउडर फॉर्म में हो, यूनिफॉर्म साइज हो उनका। द मेन गाइडलाइन इन मैन्युफैक्चर इज टू इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इक्वल इन ईच टैबलेट। सो इंग्रेडिएंट्स शुड बी वेल मिक्स, इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो। कंप्रेस टैबलेट्स आर एक्सर्टेड टू ग्रेट प्रेशर इन ऑर्डर टू कंपैक्ट द मटेरियल। इफ अ sufficiently homogeneous mix of the components can't be obtained with simple mixing, the ingredients must be granulated prior to compression to assure an even distribution of the active compound in final tablet। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। टू बेसिक टेक्निक्स आर यूज टू प्रिपेयर पाउडर्स फॉर ग्रेनुलेशन इनटू अ टैबलेट। एक ही हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन, एक है ड्राई ग्रेनुलेशन। पाउडर्स को ग्रेनुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? यूज व्हेन द प्रोडक्ट नीडेड टू बी ग्रेनुलेटेड मे बी सेंसिटिव टू मॉइस्चर। ये तब यूज करते हैं जब प्रोडक्ट सेंसिटिव हो मॉइस्चर और हीट की तरफ। ड्राई ग्रेनुलेशन कैन बी कंडक्टेड ऑन अ प्रेस यूजिंग स्लगिंग टूलिंग और ऑन अ रोलर कंपैक्टर। स्लगिंग टूलिंग या फिर रोलर कंपैक्टर में इन पाउडर्स से ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन इक्विपमेंट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड रोल टाइप्स टू अटेन प्रॉपर डेंसिफिकेशन। होता ये कि इसमें ये जो स्लगिंग और कंपैक्शन में इसमें ऐसे रोलर्स लगे होते हैं, ये इतनी और इतनी ज़्यादा फोर्स या इन मशीन में पाउडर्स पे लगती है कि जो पाउडर है उससे हार्ड, बिल्कुल हार्ड शीट्स उनसे बन जाती है। स्लगिंग में उनसे हार्ड टैबलेट्स बन जाती हैं और जो कंपैक्शन है इसमें हार्ड शीट्स बन जाती है, क्योंकि उसमें उस पर ऊपर फोर्स इतना ज़्यादा लगाया जाता है कि इसको वॉल्यूम कम करके डेंसिटी ज़्यादा कर दी जाती है। फिर हमारे पास जो वो हार्ड बड़े बड़े जो शीट्स बनेंगी हार्ड फॉर्म में टैबलेट्स जो बनेंगी, फिर हम लोग क्या करते हैं उसकी साइजिंग करते हैं, ग्रेनुलेशन करते हैं, हमारे पास इस तरह से ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। However, the process may require repeated compaction steps to attain the proper granule. Dry granulation often produces a higher percentage of fines or non-compacted products which could compromise the quality or create yield problems for the tablets. फिर हमारे पास wet granulation है। Wet granulation क्या है? is a process of using a liquid binder or adhesive to the powder mixture
powder mixture, the amount of liquid can be properly managed and overwetting will cause the granules to be too hard. Overwetting भी नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो जो टैबलेट है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और वो फिर डिसइंटीग्रेट और डिजोल्व नहीं हो सकती जीआईटी में. और अंडर वेटिंग की तो उससे क्या होगा, टैबलेट कम वेटिंग एजेंट अगर कम डाला तो टैबलेट बहुत सॉफ्ट बनेगी, फ्राइबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होगी, टूट सकती है, इजिली वो टूट सकती है. तो वेट ग्रेनुलेशन का जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले पाउडर की वेटिंग करें, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फिलर डिसइंटीग्रेंट्स इन सबको वेट करें हम लोग. वे करने के बाद स्क्रीनिंग करें टू रिमूव एनी लम्स फॉरेन मैटर, मिक्सिंग करें, फिर उसके बाद वेटिंग करें. वेटिंग वही सॉल्वेंट डाला जिसके साथ हम लोगों ने वेटिंग करनी है. द वेट ग्रेनुलेट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द लिक्विड बाइंडर्स एडहेसिव. एग्जांपल्स ऑफ बाइंडर एडहेसिव इंक्लूड एक्वस प्रिपरेशन फॉर कॉर्न स्टार्च, नेचुरल गम्स सच एज acacia, cellulose derivatives such as methyl cellulose, CMC, providone. Ingredients are placed within a granulator which helps ensure correct density of the composition. Screening करनी है, passing the damp mass through screen to converts into pellets and granules. Wetting के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको ग्रेन्यूल्स में पैलेट्स में कन्वर्ट कर देना. उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको ड्राइंग करना है. ड्राइंग द ग्रेनुलेशन इन प्रोप्रिएट ड्रायर्स. फिर क्या करना है, ड्राई स्क्रीनिंग करनी है. आफ्टर ड्राई द ग्रेन्यूल्स आर ड्राई टू रिक्वायर मॉइस्चर करना. दीज आर पास थ्रू अ स्क्रीन ऑफ स्मॉलर साइज देन द वन यूज फॉर द वेट मास्क टू सिलेक्ट ग्रेन्यूल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. टू ड्राई स्क्रीनिंग हम लोगों ने इस तरह से करनी है कि हम लोगों ने देखना है कि सारे पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्म साइज के हो. फिर हम लोगों ने लुब्रिकेशन करनी है. लुब्रिकेंट डाला, ड्राई लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट एंड ग्लाइडेंट are added to the granules either by dusting over the spread out granules or by blending with the granule. It reduces friction between the tablets and the wall of the die. Lubricant इसलिए डालते हैं ताकि वो जो टैबलेट है वो पंच और डाई के वॉल के साथ चिपके ना. At then tableting क्या करनी है, last step in which the tablet is fed into the die cavity and then compressed between a lower and upper punch. Tableting हमारे पास लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग टैबलेट बनाते हैं पंच और डाई में कंप्रेस करके. तो ये हमारे पास ये अपर पंच है और ये नीचे वाला जो है वो लोअर पंच है जिसे हम लोग डाई भी बोलते हैं. टैबलेट इसके अंदर बन रही है, हम देख रहे हैं. तो ये देख सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास जो है वो लोअर पंच है और ये अपर पंच है. टूलिंग टाइप पंच, बैरल डायमीटर, आउटर डायमीटर आउटर है. ये चाहिए डायमीटर है डाई और पंच वगैरह का. Effects of the alloy elements in tool steel. Carbon, the principal hardening agent in the steel. Amount of carbon determines the level of hardness. Manganese adds to the steel strength more than any other. अच्छा, ये जो है ना, ये जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टील के, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिनके अपने अपने जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. अच्छा, कंप्रेशन में हमारे पास सिंगल पंच मशीन है जिसका एक अपर डाई और एक लोअर डाई होता है. अपर पंच और लोअर पंच होता है. नीचे वाले को डाई और ऊपर वाले को पंच भी बोल सकते हैं. तो ये लैब स्केल पे यूज़ किया जाता है, स्मॉल स्केल पे. फिर हमारे पास कंप्रेशन साइकिल है जिसमें हमारे पास जो है वो टैबलेट बनती है. सबसे पहले फिलिंग होती है पंच में फिलिंग होती है. द लोअर पंच इज अलाउड टू डिसेंड टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट. द बोर ऑफ द डाई इज फिल्ड completely with the powder. The lower punch is raised to a predetermined point. The powder is leveled by passing under a blade. This ensures that the bore of die is filled with exact volume of the material to be used. हम लोगों ने क्या किया, नीचे वाला जो डाई है उसको फिल किया पाउडर से. फिर क्या किया, कंप्रेशन फोर्स लगाई. अपर पंच इज लोवर्ड इनटू द बोर ऑफ द डाई. Pre-compression gives the powder an initial punch to remove excess air. The powder is fully compressed. The correct pressure is reached. The upper punch is lifted out of the way, ready for tablet ejection. अब अपर पंच आया, उसने क्या किया, फोर्स लगाई लोअर पंच पे या फिर डाई पे. अब टैबलेट हमारे पास वो पीछे कंप्रेशन हो गई, टैबलेट बन गई. अब क्या करना है, इजेक्शन करनी है. द लोअर पंच बिगिंस इन राइज इन द बोर ऑफ द डाई लिफ्टिंग द टैबलेट. जो अब लोअर पंच है वो ऊपर की तरफ उठेगा और वो जो टैबलेट है उसको ऊपर की तरफ लेके आएगा. पंच बेस इज लेवल विद द टॉप ऑफ द डाई. द टैबलेट इज पुश असाइड इनटू द टेक ऑफ in the take off cut by passing under a static blade. The lower punch moves to its lowest position ready for filling and the entire cycle is repeated. तो इजेक्शन फोर्स में क्या होता है, वो जो इजेक्शन में क्या होता है, जो लोअर डाई वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, टैबलेट को ऊपर की तरफ लेके आएगा. ऊपर स्क्रैपर लगा होगा, स्टैटिक ब्लेड लगा होता है. वो ब्लेड जो है वो स्पंज से जो टैबलेट है उसको साइड पे करके साइड पे कलेक्ट कर लेता है.
तो ये हमारे पास जो है वो टैबलेट्स कंप्रेशन साइकिल थे, जिसमें हम लोग जो है